हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आ गया हूं मैं फिर से अखिल दुबे आप सभी के सामने एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, जो कि 11th क्लास का पहला चैप्टर है। तो हाँ, हमने 12th क्लास के दो चार चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, लेकिन साथ साथ 11th क्लास के भी चैप्टर्स को कवर अप करते रहेंगे ताकि मिक्सअप होके दोनों कंप्लीट होता रहे। तो चलिए बिना लेट किए और फिर इसको हम फिर से शुरू करते हैं और चैप्टर 1 को मतलब रिवाइज करेंगे जल्दी से। और 4 नंबर जो इससे हर बार नीट में आने के तय रहते हैं, इस बार तो सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो 4 नंबर ग्रैप्स करते हैं जल्दी से। तो आइए देखिए लिविंग वर्ल्ड कहना क्या चाहता है, मतलब जो जीवित ये दुनिया है उसके बारे में बस हमें थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज लेना है और 4 नंबर लेने हैं। आइए देखिए, है क्या, पहली लाइन से अगर हम शुरू करें, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। ये कितना मतलब सच में काफी ज्यादा वंडरफुल है, नहीं। द वाइल्ड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। इतने मतलब तरह तरह के जो लिविंग टाइप्स हम देखते हैं, हमें तो अमेज करते हैं भाई, सच में अचंभित हो जाते हैं कि कैसे ये बने हैं। संसार ये कैसा बना है, बड़ा मतलब अच्छा है काफी। अपने आप में सोचा जाए तो क्या लॉजिक, मतलब कितना दिमाग लगाया गया। अगर कोई नॉर्मल इंसान को दिमाग लगा भाई, ये तो सच में, अगर ईश्वर को मानते हैं जो लोग, तो उनके लिए यही हो गया कि ईश्वर की कलाकारी ही अलग है। चलिए आइए देखते हैं, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग्स, लीव अस स्पीचलेस। भाई ये जो संसार की ब्यूटी है, जिसमें हमें जंगल और फिर ओशियंस, फ्रेश वाटर्स, डिजर्ट्स, ये सारी चीजें, या यहाँ तक कि मतलब अगर हॉट स्प्रिंग्स को देखा जाए, ये सारी चीजें हमें अमेज करती हैं, एक सच में अचंभित कर देती हैं। और ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस, माइग्रेटिंग बर्ड्स, इधर से उधर उड़ती हुई पक्षियां, और साथ साथ फ्लावर्स, जो नदियां हैं, पेड़ पत्ते, ये सभी शार्क, तो ये सभी चीजें हमें कितना ज्यादा अचंभित करते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इन डेज इज लाइफ। अब जो हमारे सेल के अंदर का मॉलिकुलर ट्रैफिक है, कैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, और साथ साथ कैसे वो एक दूसरे में मतलब कोऑपरेटेड हैं। और यही नहीं कि केवल सेल में ही देखा जाए, ये बाहर भी अगर हम देखते हैं कि एक नॉर्मल सा इंडिविजुअल कम्युनिकेट करता है पॉपुलेशन, और फिर उसके बाद में पॉपुलेशंस में कम्युनिटी। एक खास बात यहाँ पे आप नोट करिएगा, जो छोटा सा नोट करने वाला ये है कि मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन मींस, पॉपुलेशन किसका बना होता है, मेंबर्स का, एंड एमंग पॉपुलेशंस ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन। ये दो चीज जरूरी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही जो बहुत ज्यादा जरूरी, जहां से मतलब क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं डायरेक्ट। अब ऊपर जो है वो तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, उसमें भी ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा काम के हैं, आपको पता होना चाहिए। इंडिविजुअल कंप्राइज करते हैं पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशंस कंप्राइज करते हैं कम्युनिटी को। मींस इंडिविजुअल से ही पॉपुलेशन डिफाइंड होता है, और पॉपुलेशन, कई पॉपुलेशन से ही कम्युनिटी डिफाइंड होती है। ठीक, तो ये सभी चीजें हमें इस बात की ओर बार बार लेके जाते हैं कि आखिर ये जीवन है क्या, आखिर ये लाइफ है क्या। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सीधे सीधे इम्प्लिसिट करता है कि पहला तो ये कि ये टेक्निकल, और दूसरा ये फिलोसफिकल। मतलब क्या हुआ कि पहला ये कहता है कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, मतलब दोनों में अंतर क्या है। तो पहला पहला फिलोसफिकल ये रहता है कि जीवन आखिर क्यों ही, या जीवन का पर्पस क्या है। और मतलब दूसरा ये कहता है कि जीवन का पर्पस क्या है, फिलोसफिकल टर्म। अगर फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो हम लोग यही कहेंगे ना कि जीवन का आखिर, जो हम धरती पे देखते हैं तरह तरह के जीवन, इनका अर्थ क्या है। लेकिन वही टेक्निकल देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि आखिर ये जीवन है ही क्या। पहले हम तो साइंटिस्ट हैं, तो एज ए साइंटिस्ट वी शुड नॉट अटेम्प्टिंग द सेकंड क्वेश्चन। हम चलो पहले जो क्वेश्चन पहला फॉर्म हुआ है, टेक्निकल क्वेश्चन है, उसको चलो उसका आंसर ढूंढते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आपको क्या मिला, एक मैंने 2 चीजें बताई ना, ये चीज जो इंपॉर्टेंट है पूरा यही है। और हम चल रहे हैं कि व्हाट इज लाइफ, या लाइफ के बारे में हम जाने चल रहे हैं। व्हाई इज लाइफ, ये हमारा टर्म नहीं है। ठीक, अब देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटीज के एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइव लिविंग फॉर्म्स अवेलेबल है। उन्हीं को क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। या लिविंग के लिए अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो उसी के बारे में चलिए आगे देखते हैं।
If you look around, you will see large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets or other animals and plants. अगर आप आस-पास देखेंगे तो आपको क्या देखेंगे? तरह-तरह के पौधे, कीड़े, मकोड़े, पक्षी और यही सब देखेंगे, चिड़िया। तो ये क्या कंप्राइज कर रहे हैं? अलग-अलग तरह के ना, यानी कि डाइवर्सिटी है, भिन्नता, भिन्न-भिन्न एक दूसरे से अलग-अलग, तो उसी को क्या कहते हैं? भिन्नताएं, यानी कि डाइवर्सिटी। और जब उसी में लाइफ जोड़ दिया, मतलब जीवन, जीवित लोगों के बारे में, जीवित लिविंग फॉर्म्स के बारे में अगर बात होने लगे, उनकी भिन्नताओं के ऊपर, उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर अगर हम चर्चा करने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के बीच में बहुत ही अच्छा अंतर, और क्या है ये डाइवर्सिटी, क्या है बायोडाइवर्सिटी, ये दोनों टर्म्स अच्छे से डिफाइंड हो गए कि डाइवर्सिटी मतलब होती है भिन्नता, और फिर बायोडाइवर्सिटी की मतलब जब वही भिन्नता यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हम लिविंग के ऊपर अप्लाई करें। ठीक, आगे चलिए इसी में बात करेंगे हम। थोड़ा सा ब्राइटनेस तेज होनी चाहिए, स्लो हो रहा है। आगे फिर इसी में बात करेंगे। इफ यू वेयर टू इंक्रीज, ये तो हो गया ना। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। हम बहुत से ऐसे अभी हैं जिनको हम क्या करते हैं? देख नहीं सकते, मतलब बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन वो हमारे आसपास मौजूद हैं। एंड इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू वुड इंक्रीज। अगर आप अपने वही देखने के नजरिए को या देखने के रेंज को बढ़ाते हैं, जैसे अगर हम किसी विलेज को देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखेंगे? ज्यादा से ज्यादा कुत्ता, बिल्ली, ये सब दिखेंगे या इंसेक्ट्स दिखेंगे। लेकिन वहीं अगर हम किसी मतलब स्टेट को देखते हैं तो उसमें क्या आ सकते हैं? हो सकता है कुछ जंगल भी आ जाए बड़े बड़े, तो वो जंगल आ जाएंगे तो उसमें हमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटीज। तो जैसे जैसे हम अपने देखने के रेंज को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे ही वैसे क्या होता जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज और फिर लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज के ऑर्गेनिज्म को हम देख पाएंगे। ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it। और वहीं खास बात, अगर आप प्लेन जगह पे हैं, किसी मतलब प्लेन मतलब समतल जगह पे हैं, तो वहां पर आपको लिविंग फॉर्म्स की डाइवर्सिटी तो बहुत कम, लेकिन वहीं अगर आप फॉरेस्ट में चले जाते हैं तो वहां पर आपको डाइवर्सिटी लिविंग फॉर्म्स में काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही गई है और इसे मैं डिस्क्राइब कर देता हूं अच्छे से। स्पीसीज के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। इसने ये कहा है ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन? या तो वो प्लांट्स हो या एनिमल हो या ऑर्गेनिज्म हो, तीनों ही अलग अलग टाइप के। मीन्स जैसे एक हो गया हमारे पास कुत्ता, एक हो गया बिल्ली, एक हो गया शेर, एक हो गया बकरी, एक हो गया कुछ ऐसे ही, मतलब ये अलग अलग ना। जैसे आम का पेड़, फिर कटहल का फिर ऐसे ही ले लो गुआवा और फिर लीची, चीकू, जितने हैं तो सब अलग अलग है ना। तो हर अलग अलग इस मतलब प्लांट्स को अगर हम देखें या एनिमल्स को देखें या ऑर्गेनिज्म में जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स का अलग ग्रुप, उसमें भी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे मान लो पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब अलग अलग है ना। तो इन सभी अलग अलग फॉर्म्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एक 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 स्पीसीज बोलते हैं कि ये एक अलग स्पीसीज है। जैसे आम के पेड़ अलग स्पीसीज, केले के पेड़ अलग स्पीसीज, कटहल के पेड़ अलग स्पीसीज, अमरूद के पेड़ अलग स्पीसीज, या शेर अलग स्पीसीज, या चीता अलग स्पीसीज, या बिल्ली अलग स्पीसीज, कुत्ता अलग स्पीसीज। ये सभी क्या हैं? अलग अलग स्पीसीज हो गए। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। बहुत ही ज्यादा जरूरी बात और याद भी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए ये कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। अब तक कितने नंबर में? 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर्स में स्पीसीज को डिस्क्राइब किया और खोजा जा चुका है। ठीक, तो ये डाटा आप याद रखिएगा कितना? 1.7 टू 1.8 मिलियन। कितना हो गया? 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो वहीं अगर हम देखें तो मैं आपसे अगर पूछूं सिंपली कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर एस्टिमेटेड और नोन और डिस्क्राइब्ड इज 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड आगे बढ़े
ये क्या रिफर करता है, ये बायोडाइवर्सिटी रिफर करता है एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। और यही जो बता रहा है मतलब 1.7 टू 1.8, इसका मतलब क्या है कि इतने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे मौजूद हैं। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। इस बात को हमें ध्यान रखना है और इस बात को याद रखना है कि जैसे जैसे हम नए नए एरिया को खोजते जाएंगे या अपने देखने की एरिया को बढ़ाते जाएंगे, नए नए ऑर्गेनिजम्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। हमें पता ही है कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई हम अपने आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक लोकल नेम से जानते हैं, उनका एक लोकल नाम होता है। जैसे अगर आप देखो आपको ये चीज ध्यान होगा कि कई जगह पे जैसे कटहल को कद्दू मतलब कटहल बोलते हैं, कई जगह पे केचुआ बोलते हैं। अच्छा वही नहीं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर पानी पूरी बोला जा रहा है तो अगली जगह पे गुच्चू बोला जाएगा, अगली जगह पे उसे बतासा बोला जाएगा, और वहीं कहीं अलग जगह पे फुचका बोला जाएगा। ऐसे ऐसे तो ये लोकल नेम हो गए ना, हर एक जगह पे डिफाइंड होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, लोकल नेम। तो कुत्ते के लिए अलग हो गया, बिल्ली के लिए अलग हो गया। यहाँ पर मान लो बिल्ली बोले, कहीं बिलौटा बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, तो वही सब चीजें हो गई। तो ये क्या देख रहा है, ये बता रहा है कि लोकल नेम्स जो होते हैं वो किसी मतलब प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए डिफाइंड रेंज में होते हैं, और ये लोकल नेम डिफर करते हैं प्लेस टू प्लेस। मतलब यहाँ पर कुछ और, अगली जगह पर कुछ और, दूसरे जगह पर जाएंगे तो उसी को कुछ और बोलेंगे। जैसे आम के पेड़ को ले लिए, यहाँ पर हम आम बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर हम अफ्रीका में जाएंगे तो वहां पर आम ही बोला जाएगा। भाई वहां पर मैंगो जानते होंगे मे बी, आम अगर हिंदी में कहोगे तो नहीं समझ पाए। हो गया ना। वैसे ही जैसे यहाँ पर हम लोग, अगर आपको पता हो या दूसरे लैंग्वेज के अगर देख रहे होंगे तो उनको टिकोरा नहीं जानते होंगे कि टिकोरा किसे कहते हैं। तो वही हो गया, टिकोरा क्या होता है, आम का कच्चा पार्ट, मतलब कच्चा स्टेज जब होता है, जब वो पका हुआ नहीं रहता है तो और छोटा रहता है तो उसे हम टिकोरा बोलते हैं। अब बहुत लोग इसी में कन्फ्यूज होंगे टिकोरा क्या है, तो यही मैं बता रहा हूँ ना, जब आम का बहुत ही छोटा मतलब उसका एज रहता है, छोटे छोटे जब रहते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टिकोरा बोलते हैं। ये लोकल चीज है भाई, मैं बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ बस। इवन विद इन ए कंट्री, ठीक। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find a way and means to talk to each other to refer the organism we are talking about। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भरा भी हो सकता है अगर चार लोग बैठे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, तो वो एक ही चीज के बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे कि बात किसके बारे में हो रही है, ठीक। तो इसके लिए क्या जरूरी हो जाएगा कि कॉमन नेम होना चाहिए। चलिए अभी वही आगे आएगा। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उसके नाम को स्टैंडर्ड किया जाए और फिर एक ऐसा नाम उस पार्टिकुलर स्पीसीज, मैंने पूछा ना स्पीसीज, बताया ना स्पीसीज किसे कहते हैं, और स्पीसीज टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड अभी तक कितने हैं जो नोन किए जा चुके हैं या डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। जल्दी से आंसर दो, फटाफट आंसर दो। 1.7 टू 1.8 मिलियन, यस ऑफ कोर्स, ठीक। तो वहीं पे यहाँ पे बताया गया है कि अब भाई जब कंफ्यूजन इतनी हो रही है तो ये तो जरूरी हो गया कि उसको हम ऐसा नाम दे किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जाए, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण, वही बात हो गया ना, नामकरण, ताकि वो ऐसा नाम दिया जा सके जिससे उसे हर जगह पे एक नाम से जाना जाए, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। और नेमिंग तभी हम सही से कर पाएंगे जब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, अच्छे से उसके बारे में जान पाए। तो इसलिए उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो नॉमेनक्लेचर से ज्यादा जरूरी पहले क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफाई करना। अरे भाई आम के पेड़ के पहले पहचानोगे कि हाँ यही आम का पेड़ है, या आम को पहचानोगे कि ये पीला पीला जो है पका हुआ ये क्या है इतना बड़ा सा, वो आम ही तो है। तो जब अगर पहचान जाओगे, आइडेंटिफाई कर ले जाओगे, तब तो ना उसका नाम कर दोगे कि हाँ वो भी, जैसे चार बंदे चार जगह से खड़े हैं बहुत दूर दूर से,
तो सब पहले पहचान ले, आइडेंटिफाई कर ले कि दिस इज मैंगो, तो दूसरा कहेगा हाँ ये आम है, तो तीसरा कहेगा ये अमिया है, चौथा कहेगा ये टिकोरा है। तो पहले पहचान लो, फिर इसके बाद उसका एक परफेक्ट नाम दो जिससे वो चारों जाने, तो चारों नहीं, असल में यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो सभी जान जाए, तो ऐसा नाम देना उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और आइडेंटिफाई करना, उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर ले जाना, डिस्क्राइब कर ले जाना, जान पाना, उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं, इसी में हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। In order to facilitate the study, number of scientists have special established procedure to assign a scientific name to each known organism। फिर वही हुआ, इस मतलब इस दिक्कत को, मतलब ताकि अच्छा हो सके, सभी को एक नाम से जाना जाए, उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक नेमिंग प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। किसने, साइंटिस्ट लोगों ने साइंटिफिक नेमिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दी ऑर्गेनिज्म की। दिस इज एक्सेप्टेबल टू द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वर्ल्ड में, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल फॉर्म में था, मतलब सभी इस पे राजी थे। फॉर प्लांट्स scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in international code of binomial या botanical nomenclature। प्लांट्स के केस में ऐसा हुआ कि जो कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ICBN के द्वारा प्लांट्स की नेमिंग स्टार्ट की गई या प्लांट्स की नेमिंग की गई। यू में आस्क हाउ एनिमल्स नेम, अब एनिमल्स को कैसे, एनिमल्स की नॉमेनक्लेचर के लिए ICZN रिस्पॉन्सिबल हुआ। उसने कुछ अपने प्रिंसिपल्स और कुछ अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ICZN ने एनिमल्स की नेमिंग की। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है, ये बताता है, ये तय करता है कि हर एक प्राणी यानी कि ईच ऑर्गेनिज्म के पास केवल एक ही नाम होना चाहिए। ये नहीं कि अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है, फिर कुछ दूर और प्लेस चेंज किया तो उसका कोई दूसरा नाम निकल के आया। मैं लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजिस्ट के केस में बात कर रहा हूँ। मतलब एक साइंटिस्ट किसी एक कंट्री में अगर उस नाम से जान रहा है तो दूसरा साइंटिस्ट भी उसी नाम से जाने, या सारे साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाने, ये चीज डिफाइन होनी चाहिए, डिस्क्राइब होनी चाहिए परफेक्टली। ठीक, तो आगे देखें, इन मैनी टू अराइव द सेम नेम, वही चीज ना। दे आल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, और ये इंश्योर्ड होना चाहिए कि वो जो नाम दिया गया है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं खाना चाहिए। ठीक, अब उसी में आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। बायोलॉजिस्ट follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को यूज करके सभी ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग करते हैं। और फिर नेमिंग कैसे होती है वो इस हिसाब से होती है। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, प्रत्येक नाम में दो उसके भाग होंगे। पहला भाग जो होगा उसे जेनेरिक नेम कहेंगे और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम अखिल दुबे है, तो अखिल दुबे में अखिल मेरा पहला नेम है और दूसरा नाम जो है दुबे है वो मेरे टाइटल को शो करता है, और पहला नाम मेरा रियल नेम शो करता है। तो वही केस में ऑर्गेनिज्म के केस में जब उनकी नेमिंग होने लगी तो उनमें भी दो वर्ड्स हुए, और पहला नेम उनके जनरा को डिफाइन करता है और दूसरा नेम उनकी स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज है इसको डिफाइन करता है। ठीक, दिस सिस्टम, अब ये क्या है, जेनेरिक नेम या जेनरा क्या है, ये टर्म आगे आके मतलब और अच्छे से डिस्क्राइब होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इसकी झलक यहाँ पे क्लियर आउट कर देता हूँ। जेनरा ऐसा हुआ जैसे स्पीसीज के बारे में मैंने डिफाइन किया कि जितने भी टाइप के हम वेराइटीज को देखते हैं लिविंग फॉर्म्स के, वो असल में क्या है, कहीं ना कहीं से एक स्पीसीज हुए, और उन्हीं स्पीसीज को यानी कि मिलते जुलते स्पीसीज को कंप्राइज करके हम क्या बनाते हैं, जेनरा, मतलब जनरल डिसाइड करते हैं। उसके बाद में फिर हम फैमिली ऐसे ऐसे डिसाइड करते जाते हैं, वो अभी आगे आएगा। तो ये चीज होगी ना, जैसे इंडिविजुअल्स को मिला के पॉपुलेशन क्रिएट होती है, पॉपुलेशन को मिला के कम्युनिटी क्रिएट होती है, एक स्टेप है क्लासिफिकेशन का। तो वही चीज यहाँ पर भी ये स्टेप है एक क्लासिफिकेशन का, जैसे स्पीसीज कंप्राइज करके मिलते जुलते स्पीसीज कंप्राइज होते हैं और फॉर्म करते हैं जनरा का। ठीक, तो आगे चलिए देखिए, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बहुत ही ज्यादा जरूरी बात, ये भी अंडरलाइंड हो गया, और ये चीज तो अंडरलाइंड होना ही है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं, यही सिस्टम, इस सिस्टम के, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को
दो नाम देते हैं, मतलब एक नाम देंगे और फिर उसके दो वर्ड्स रहेंगे, उसको क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के दो वर्ड्स से मिलके एक नाम डिफाइन होना है। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। बहुत ज़्यादा जरूरी बात, और आपको याद भी होना चाहिए कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, कार्लस लिनियस। बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इससे ध्यान ना हटाएं, इसको याद करके ही रखें। ऐसे नहीं कि हाँ आएगा तो मैं टिक लगा ले जाऊंगा, नहीं, ऐसे याद रखिए कि आप मतलब याद ही हो डायरेक्टली। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, ये याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हाँ कार्लस सी से नाम हो गया तो फिर हाँ आएगा टिक लगा देंगे, जो सी से नाम होगा वही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छे से जब तक आप नाम याद नहीं रखोगे तब तक आप भूल जाओ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलतियां बच्चे करते हैं जो नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। तो इस ये कैरलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, और ये सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब प्रैक्टिसाइज्ड होता है। आगे बढ़े, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वेनियंट, और ये बहुत ही ज्यादा मतलब कन्वेनियंट रहा कि दो वर्ड दिए जाएं एक ऑर्गेनिज्म को। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। अब चलो उसी में एक एग्जांपल लिया गया जिसमें किसको, मैंगो को लिया गया। मैंगो का नाम अगर साइंटिफिक नाम देखा गया तो फिर क्या मिला, मैंजीफेरा इंडिका। ये वही साइंटिफिक नेम है, मतलब वही बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू नाम दिया गया है मैंगो का, जिसका नाम दिया गया है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम। अब ये बायनोमियल नाम कैसे है, तो वही चीज बताया गया। मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, जो हमें मैंजीफेरा दिख रहा है, पहला वर्ड इसमें दिख रहा है वो मैंजीफेरा दिख रहा है। मैंजीफेरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जीनस को। अब ये कैसे कॉल आ रहा है, मैंने तो एयरप्लेन लगा दिया था, बाप रे। होल्ड मिनट, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर दूं, एयरप्लेन भी लगा दूं। चेक इट। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, इन दिस मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और वहीं पे इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों का अलग अलग हो गया ना, जो पहले वर्ड रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा जेनस को, और जो बाद में रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सी स्पीसीज है। तो बाद वाले जो वर्ड का बाद वाला मतलब दूसरा वर्ड रहेगा किसी नेम का, उससे हम डायरेक्टली पता लगा पाएंगे कि असल में कौन सी स्पीसीज है। ठीक, अब उसी में हम चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और स्पेसिफिक एपिथेट, अब कुछ अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर आल्सो। अब नाम देने का कुछ और भी रूल है, और वो जितने भी रूल हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ, अच्छे से याद मतलब आप खुद से बता ले जाओ पांचों स्टेटमेंट। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी भी कदापि आप ऑब्जेक्टिव की तरह मत पढ़िएगा कि पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो आप मिस्टेक करते रहोगे और आपके फुल में फुल आने के चांसेस बहुत ही लो रहेंगे। आप इस हिसाब से पढ़िए कि ये रिटन है और मुझे पूरा का पूरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तो चलिए उसके कुछ और भी नॉमेनक्लेचर के अदर क्राइटेरिया भी हैं, और वो कैसे हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से, पहला, बायनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल जो नेम्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए, और अगर वैसे हैं उनको लिखने के लिए इटैलिसाइज करना है। इटैलिसाइज मतलब जब आप कंप्यूटर को देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, इटैलिक्स का ऑप्शन आता है, तो उसके थ्रू वर्ड्स जो होते हैं थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आप ऊपर दिखाऊं, देखो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका जो लिखा है ये पॉइंट देखो, ये बाकी सभी लेटर से लिखे हुए लेटर से अलग है ना, ये टिल्टेड है थोड़ा सा, तो इसे इटैलिसाइज किया गया है, जो कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है या मतलब नॉर्मल मोबाइल के थ्रू भी हो जाता है। आगे देखें तो होने कैसे चाहिए, बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन होने चाहिए, और अगर रिटर्न हो तो इटैलिक्स में लिखे जाने चाहिए, इटैलिसाइज किए जाने चाहिए। लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। भाई वो चाहे जहां से हों, उससे नहीं मतलब है, उनकी उनकी डेरिवेशन वो कहीं ना कहीं लैटिनाइज्ड होने ही चाहिए। ठीक, दूसरा अगर हम देखें स्टेटमेंट इसी में, दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है,
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने बताया ना कि भाई एक ऑर्गेनिज्म के अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके एक वर्ड में पहला जो वर्ड मतलब एक नेम में जो पहला वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस जीनस का है, और दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट करेगा कि वो असल में कौन सी स्पीसीज है। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेड आर सेपरेटली अंडरलाइन। बहुत ही ज्यादा खास, जब कंप्यूटराइज्ड होगा तो उसे इटैलिसाइज करना जरूरी है और उनकी लैटिन ओरिजिन होनी चाहिए, और अगर हाथ से हम लिखते हैं तो उसे अंडरलाइन जरूर करना होगा। ध्यान है, हाथ से जब लिखेंगे तो उसे अंडरलाइन करना होगा, और वो भी कैसे, एक में नहीं, सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए ये भी, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे भी आएगा both the words in biological name when handwritten are underlined। ऐसे अगर लिखा रहा तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया, और स्टेटमेंट गलत को आप सही मार के चले आए तो फिर आपका 5 नंबर हो गया ना, गया। तो ध्यान दीजिएगा। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और जब प्रिंट इटैलिक्स में प्रिंट किए जाए तो इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, तो वो लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करें। चौथा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। पहला जो जीनस डिनोट करता है वो कैपिटल लेटर से होने थे, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। एज यूजुअल जैसे हम कोई भी मतलब राइट करते हैं तो उस हिसाब से पहला देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैंजीफेरा इंडिका को देखें तो पहला जो वर्ड है उसमें मैंजीफेरा का एम कैपिटल है, वहीं दूसरे वाले में इंडिका का आई जो है वो स्मॉल है। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो टोटल 4 पॉइंट्स हमने देख लिए, चारों पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में मैं आपसे पूछता हूं कि पहला वर्ड क्या डिफाइन करता है, पहला वर्ड क्या डिनोट करता है, और दूसरा वर्ड क्या डिनोट करता है। हाँ, पहला वर्ड जीनस डिनोट करता है और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है, या कौन सी वो स्पीसीज है। ठीक, आगे चलें। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट at the end of the biological name and is written in abbreviated form e.g. Mangifera indica lin। बहुत ज़्यादा जरूरी ये भी है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर उसके पीछे कोई ऑथर कनेक्टेड है किसी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के पीछे, तो पहले तो जैसे जो मतलब रूल है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का, वो चारों रूल्स को फॉलो करने के बाद अगर ऑथर का नाम भी आपको लिखना है या शो करना है तो उसके लिए ऑथर का नाम नॉर्मल होना चाहिए और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखिए बताया है कि लिन जो नाम लिखा है वो कैसे है, उसका पहला वर्ड कैपिटल है, पहला लेटर कैपिटल है, और इस वर्ड को नॉर्मल वे में लिखा गया है। ठीक, इटैलिसाइज्ड नहीं है, ना ही अगर हैंड रिटन हो तो सेपरेटली अंडरलाइंड हो। आगे देखें, it is indicated that this species was first described by Linnaeus। और ये शो करता है, अगर ऑथर का नाम लिखा होता है तो ये शो करता है कि वो पहले सबसे ज्यादा किसके द्वारा शो किया गया है, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका पहले किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया, लिनियस के द्वारा। आगे इसी पैराग्राफ में हम देखें, since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल। अब ये तो भाई जरूरी नहीं है, और फिर जहां तक कि पॉसिबल भी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सबकी हम अच्छे से स्टडी करें एक एक की। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कई कन्वीनियंट मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे, और उससे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। इसको आप याद अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये जरूरी है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कन्वेनियंट और इजिली ऑब्जर्वेबल कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं। आगे बढ़े इसी में, जैसे एग्जाम्पल लिया गया है, देखो एग्जाम्पल किसका किसका लिया गया है, क्या लिया गया है। एग्जाम्पल में लिया गया, फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स ऑफ सच प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप। अब जैसे हम डॉग्स की बात कर रहे हैं तो डॉग एक ग्रुप हो गया ना जिसके अंदर सारे कुत्ते आ गए। ठीक, वहीं अगर कैट्स की बात करें तो यानी कि कैट एक ग्रुप हो गया जिसमें क्या हो गया, सारे कैट्स आ गए। तो ये क्या हम कर रहे हैं, डॉग्स कैट्स डिफर किए गए, यानी कि क्लासिफाई हमने कर दिया, इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, इंसेक्ट को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया, प्लांट्स को अलग कर दिया।
हो गया ना, सबको अलग अलग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, क्या हो गया, क्लासिफाई करना हो गया। ठीक। What imagine do you see when you think of a dog? जब आप डॉग के बारे में सोचते हो तो आपके अंदर क्या चेहरा आता है, क्या दिखता है? तो भाई ऑब्वियसली आपको डॉग ही दिखेगा ना, केवल डॉग ही डॉग दिखेंगे, ना कि बिल्लियां दिखेंगी। तो वही चीज हो गया। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ अल्सेटियंस, ये क्या है, अरे बाप रे, इसका मतलब, ये घबराओ मत, इसका मतलब ये होता है ये एक कुत्ते की प्रजाति है, ठीक है। ये क्या आ गया टर्म, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये क्या है, बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं, बस याद कर लेते हैं। तो ये कुत्ते की वैरायटी है। आगे बढ़े, टॉकिंग अबाउट सिमिलरली, सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Likewise in plants, if we talk about wheat, the picture of each of our mind will be of wheat plants, not of rice plants. Hence all these dogs, cat, mammals, wheat, rice plants, animals, etc are convenient categories we use to study organism. तो ये क्या हुआ, ये वही हुआ, हमने कैटेगराइज कर दिया है सबको अलग अलग कैटेगरीज में, ताकि हमारे लिए सुविधाजनक हो जाए, और फिर हम उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे उनके कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर पाए। तो इसीलिए हमने उनको कैटेगराइज किया, और इसे ही क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। अब इसके लिए, अब कैटेगरीज जो बनाई गई हैं वो तो कैटेगरी होगी, कोई किसी भी चीज की कैटेगरी हो गई, तो इनको एक और नाम दिया जाता है, जैसे टैक्सा, ये अलग टैक्सा हो गया, ये अलग टैक्सा हो गया। टैक्सा मतलब वही कैटेगरी को ही समझ लो, अगर तुम्हें याद करना है टैक्सा को समझना है तो ऐसे समझ लो कि कैटेगरी यानी कि टैक्सा। ठीक, जैसे ये बिल्ली की टैक्सा, ये टैक्सोलॉजी हमने की जिसमें बिल्ली बिल्ली बिल्ली, कुत्ते कुत्ते कुत्ते, या प्लांट्स या एनिमल्स या डॉग्स, कैट, रैट, बैट, सेट, जो भी हो, तो ये क्या हो गए, एक अलग अलग अपने आप में टैक्सा हो गए। जरूरी है कि बिल्ली बिल्ली के हो या कुत्ते कुत्ते, स्पीसीज नहीं, कोई भी ग्रुप आप बनाओ, जैसे प्लांट्स का मैंने ग्रुप बना दिया तो उसके अंदर प्लांट्स क्यों भरे हैं, तो या मैंने वीट का ही बना दिया है, स्पीसीज की बना दी, तो वो भी एक क्या हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया, तो वो भी एक डिनोट करेगा किसको, टैक्सा को, और वो भी डिनोट करेगा एक टैक्सा को। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. वही कह रहा हूँ, हर लेवल पे वो डिफाइन कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। जैसे देखो, हमने अगर प्लांट्स की बात की तो केवल प्लांट्स में भी टैक्सा हो गया, वो भी एक कैटेगरी बन गई। और प्लांट्स के अंदर घुस के अगर हम चावल की बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक कैटेगरी हो गई। तो एक वो भी टैक्सा हो गया, प्लांट्स एक टैक्सा हो गया, और साथ साथ राइस भी एक टैक्सा हो गया। प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टैक्सा, वीट इज आल्सो ए टैक्सा, बताया ना, देखो। सिमिलरली एनिमल्स एंड मैमल्स, डॉग्स, ऑल आर टैक्सा, सभी क्या हो गए, अलग अलग टैक्सा हो गए, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज हो गई। ठीक, बट यू नो दैट ए डॉग इन ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, लेकिन आपको ये पता है, हाँ वो तो सीधी बात है। Therefore, animals, mammals, dogs represent taxa at different level. तो ये इनका लेवल अलग हो गया। जैसे अगर हम डॉग्स की बात कर रहे हैं तो ये भी एक टैक्सा हो गया, लेकिन ये स्पीसीज लेवल पे टैक्सा हो गया। वहीं अगर मैमल्स की बात कर रहे हैं तो ये क्लास लेवल पे टैक्सा हो गया। और वहीं अगर हम एनिमल्स बात कर रहे हैं तो ये मतलब एनिमल बात कर रहे हैं तो ये फाइलम बेस्ड टैक्सा हो गया। सबका रैंक अलग है ना, ऊपर आते जा रहे हैं धीरे धीरे। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम taxonomy कहते हैं। अलग अलग classification को taxonomy कहते हैं। External and internal structures along with the structure of cell development process and ecological information of any organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. बहुत ज़्यादा जरूरी है। और काम की बात कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडीज के कौन कौन से बेसिस हैं, वो ये हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, पहला ये हो गया, सेल का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सभी किसके बेसिस है, मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के बेसिस हैं, याद रहना चाहिए। ठीक, हाँ मैं बोल रहा हूँ तो हल्के में मत लो, कहाँ जा रहे हो, उसको याद कर लो, 3 बार और अच्छे से घुमा घुमा के देख लो, लेकिन याद कर लो कि भाई बेसिस कौन, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बेसिस में क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, और साथ साथ सेल का स्ट्रक्चर, फिर डेवलपमेंट की प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सभी किसके आते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के बेसिस हैं। आगे बढ़े। हेंस कैरेक्टराइजेशन
Identification, classification, and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. Taxonomy के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या बेसिक है, आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासीफाई करना, उनका नॉमेनक्लेचर करना, ये टैक्सोनॉमी के लिए, कैटेगराइज करने के लिए जरूरी है। अगर भाई तुम एक को दूसरे से अलग कैसे कर पाओगे? सबसे पहले कैरेक्टर्स के थ्रू उनको अंतर करो, इसके कैरेक्टर अलग हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लंबा है, ये मोटा है, ऐसे अलग किया आइडेंटिफाई करके, फिर उसके बाद में उसको क्लासिफाई कर दिया, मतलब उसके कैरेक्टर्स को देख के, और फिर उसके बाद नाम दे दिया, तो ये पूरा हो गया। तब हो गया ना, एक अलग तुमने इधर कैटेगरी बना दी, एक इधर कैटेगरी बना दी, तो वही चीज कैटेगरी बनाना है, क्या हो गया, यानी कि अलग अलग टैक्सा बना दिए, अलग अलग टैक्सा बना दिए, यानी कि टैक्सोनॉमी तुमने कर दी। ठीक, आगे बढ़े। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही डिफरेंट डिफरेंट के और ज्यादा जानने के उत्सुक रहा है कि कितने तरह के स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं, या कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स needed to find source for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on use of various organisms. तो भाई पहले की अगर बात की जाए तो पहले इंसान खोज किसकी करता था, मतलब उसके लिए जो शेल्टर प्रोवाइड कर सके, या फूड प्रोवाइड कर सके, या क्लॉथिंग प्रोवाइड कर सके, इसके अकॉर्डिंग डिस्कवरी करता था, खोजता था। जैसे उसे अगर किसी जानवर, मान लो डियर की खाल पहननी होती थी पहले के इंसान को, तो वो डियर के बारे में खोज कर गए, तो डियर पता लग गया, तो उनकी जो कैटेगरी होती थी या क्लासिफिकेशन होता था, वो उसी ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे रहता था कि भाई ये वाली जो कैटेगरी है ये हमें खाल प्रोवाइड कराती है, ये वाली जो कैटेगरी है वो खाने योग्य मछली है, वो उससे नहीं, मतलब ये खाने वाली कैटेगरी बन गई। तो पहले के लोग ऐसे कैटेगराइज करते थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का नजरिया कैटेगराइज करने का भी बदलते गया। अब हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि ये एनिमल्स हो गए, पहले बात तो ये प्लांट्स हो गए, इनको कैटेगराइज करें, फिर एनिमल्स, पॉरीफेरस, इलेट्रेटा, टिनोफोरा, ये सारे देखो कितने हम लोग कितने छोटे छोटे कैरेक्टर्स को भी डिफाइन करते हुए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हर क्लासिफिकेशन को, मतलब हर कैरेक्टर को लेते हुए अच्छे से डिफाइन कर लिया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है ना। आगे चले आए। ह्यूमन बींग्स were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them. ह्यूमन बींग पहले से ही, बहुत पहले से ही केवल इसी में उत्सुक नहीं था कि कितनी तरह की, मतलब डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है, साथ साथ वो इसमें भी इंटरेस्टेड रहता था कि ये कहीं दूसरे वाले से कनेक्टेड तो नहीं है, क्या इनमें और उनमें कोई रिलेशनशिप है, क्या बिल्ली और फिर जो टाइगर वो कहीं कहीं सेम दिख रहे हैं, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है। और दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक, और इसे क्या कहते हैं हम, सिस्टमैटिक्स। मींस जो टैक्सास डिफाइन किए गए डिफरेंट डिफरेंट, अगर उनको उनके बीच में हम कोई को रिलेशन निकाल के बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक। ठीक, सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, याद रखना ये किससे, लैटिन वर्ड से है, जिसका मतलब लैटिन वर्ड कौन सा, सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही ऑर्गेनिज्म उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट डिफाइन क्या करता है, सिस्टमा का मतलब यही हुआ, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये लैटिन वर्ड है, और सिस्टमैटिक्स की ओरिजिन इसी से हुई है। लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। बहुत ज़्यादा जरूरी बात, लीनियस ने कौन सी, सिस्टमा नेचुरे, ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा खास तरह से ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से। ठीक, द स्कोप सिस्टमैटिक, होल्ड मिनट, the scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. बाद में systematics का scope बढ़ाया गया और उसके अंतर्गत क्या क्या आने लगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तीनों आने लगे। ठीक, ये याद रहना चाहिए, स्टार मार्क पॉइंट है, याद रहना चाहिए, और ये भी स्टार मार्क पॉइंट है, याद रहना चाहिए। ठीक, सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। भाई हमने डिफाइन तो कर दिया था ना, टैक्सा आ गया, मतलब कैटेगरी में हमने डाल दिया, फिर ये नया टर्म क्या आ गया, सिस्टमैटिक्स। इसमें और टैक्सा में फर्क क्या है, टैक्सा मतलब हो गया कैटेगरी, और सिस्टमैटिक्स मतलब हो गया
कि उन जो कैटेगरीज हैं, वो जो कैटेगरीज हैं उनके बीच में क्या कोरिलेशन बैठता है, क्या कोई रिलेशन है। अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। हालांकि इतना हो गया, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ एनसीईआरटी की हर एक एक अच्छे से पॉइंट्स को क्लियर आउट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।